बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आज जो लेक्चर है 15, इसमें हम लेकर आ रहे हैं सेल बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये सीरीज़ बहुत दिनों से चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। 14 लेक्चर्स हो चुके हैं इस सीरीज़ के, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। अलग अलग उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है। हर टॉपिक में, हर लेक्चर में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 500 से 700 क्वेश्चन हो चुके हैं और 500-700 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आपने उन सब को देख लिया है तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, यही हम लोग चाहते हैं, यही हमारी पूरी टीम चाहती है। तो हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके हौसले को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ कदम ताल करते हुए चल रही है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारे साथ बराबरी से चलते रहें। तो जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं यहाँ पे तो हम क्वेश्चंस लेकर आते ही हैं और वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं जिनको हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। सुबह 9 बजे हमारा एक सेशन लाइव होता है, शाम को 7 बजे एक सेशन होता है लाइव। तो वो सेशंस भी आप देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छी होगी, जहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, एक टॉपिक लेकर आते हैं जिसे हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। और शाम को या फिर जब भी ये सेशन होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आज के सेल बायोलॉजी टॉपिक में हमने 50 क्वेश्चंस रखे हुए और आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि सेल बायोलॉजी से मतलब उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम लोगों ने एनालाइज़ किया तो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत डीप वाले क्वेश्चन नहीं आते, सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट आज हम लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को। और बहुत ही आसान सा, बहुत ही मतलब लड्डू वाला क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है। तो द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, स्लाइडन एंड स्वान। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम की सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो हैं ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहे जाते हैं और इन्होंने कुछ माइक्रोब्स की डिस्कवरी की थी, लाइक बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। स्लाइडर एंड स्वान ने क्या किया था? सेल थियरी दी थी। ठीक। इन्होंने क्या किया था? पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की थी। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो आप सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल किससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे ईटीएस साइकिल चलती है जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करती है। ठीक। एक आयन ग्रेडियंट बनता है, आयन पोटेंशियल बनता है, जिसकी वजह से जो एटीपी सिंथेस है, जो मोटर है, वो रोटेट करती है और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से जो एटीपी है उसका फॉर्मेशन होता है। नाउ क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती हैं। राइबोसोम जो है ये एमआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। नाउ न्यूक्लियस जो है ये क्या काम करता है? ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है और इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइसोसोम क्या करता है? ये सेलुलर डाइजेशन करता है। जो भी, अगर मान लीजिए हमारी सेल में कोई ऐसा पैथोजन पहुंच गया या फिर ऐसे कुछ अनवांटेड चीज़ें अगर पहुंच गई हैं, कोई प्रोटीन ऐसी है, तो उसे डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम जो है वो सेलुलर डाइजेशन करता है। ठीक। और इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है,
क्योंकि जब स्टार्वेशन की कंडीशन होती है या फिर हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, एक्सेसिव डैमेज हो गया, या फिर उसके अंदर ऐसा कुछ आ गया जो हमारी अदर सेल्स के लिए, अदर टिश्यूज़ के लिए भी हार्मफुल है, तो लाइसोसोम्स में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कैसे? हाइड्रोलिटिक। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, इस लाइसोसोम इस वैक्स से बाहर आते हैं और सेल को पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं। नाउ गोल्गी बॉडी क्या करता है? गोल्गी बॉडी जो होता है ये ट्रैफिकिंग का काम करता है। किसकी ट्रैफिकिंग? जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है राइबोसोम्स में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसकी ट्रैफिकिंग करता है, उसका ट्रांसलोकेशन करवाता है। किस प्रोटीन को कहाँ जाना है वो ये डिसाइड करता है। हालांकि प्रोटीन के ऊपर सिग्नल लगे हुए होते हैं कि प्रोटीन को कहाँ जाना है, बट पैकेजिंग का काम, उनको पैक करने का काम गोल्गी बॉडी करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, SER एंड RER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम्स बाइंडेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER वो होते हैं जहाँ पे राइबोसोम बाइंड नहीं होते हैं। जो सरफेस होता है ER का वो बिल्कुल स्मूथ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो जो RER होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स जो होती हैं वो RER के मेम्ब्रेन पे ट्रांसलेट होती हैं, और लिपिड सिंथेसिस के लिए जो होता है ये SER रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई वॉटसन एंड क्रिक, स्लाइडर एंड स्वान, डार्विन, मेंडल। तो स्लाइडर एंड स्वान जो हैं वो सेल थ्योरी प्रपोज किए थे। सेल थ्योरी में क्या बताया था इन्होंने बताया था कि एवरी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। फर्स्ट जो था इनका फर्स्ट पोस्टुलेट जो था उसमें बताया था इन्होंने एवरी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो ये चीज़ें बताई थी सेल थ्योरी के बारे में। और थर्ड चीज़ एक बाद में ऐड की गई जिसे बताया गया कि ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। arises from pre-existing cell। ठीक, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है कि जो पहले सेल है उसी सेल से नई सेल बनेगी, जो भी पेरेंटल सेल है उससे डॉटर सेल्स बनेगी। और ऐसा हम देखते भी हैं, माइटोसिस हो या मियोसिस, इन्हीं दोनों के थ्रू क्या होता है, सेल मल्टीप्लाई करती है, अपना नंबर बढ़ाती है, और जो पहले एक सेल है पेरेंटल सेल उसी से आगे आने वाली सेल्स जो होती हैं वो एराइज होती हैं। फिर दूसरी बात इन्होंने क्या बताया, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है, एक सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। छोटी छोटी सेल्स मिलकर एक यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी बॉडी की, वो क्या है, सेल है। और यही सेल एक साथ मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनाती हैं, जो अपना हर टिश्यू या हर ऑर्गन अपना एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगली बात क्या बताई इन्होंने, एवरी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो ऑर्गेनिज्म है कोई तो उसका अपना बेसिक फीचर होगा, अपने कैरेक्टर होंगे, अपनी फिजियोलॉजी होगी। उन सब को परफॉर्म करने के लिए क्या होगा, ये सेल होगा। उन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल रिस्पॉन्सिबल है। जैसे छोटी छोटी ईंटें मिलकर, जो ब्रिक्स होती हैं, उनसे मिलकर एक घर बनता है, एक कमरा बनता है, एक दीवार बनती है, फिर दीवार बन के एक कमरा बनता है, कमरा, कई सारे कमरे मिल गए तो एक घर बनता है, घर बहुत सारे मिल गए तो एक गांव बनता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, एक शहर बनता है। तो वैसे ही सेल्स हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स। फिर वैसे ही स्पेसिफिक टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन को बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक, डबल हेलिकल मॉडल जो है वो डीएनए का दिया था वॉटसन और क्रिक ने, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, जो कि सबसे बेहतरीन मॉडल है, जो सारे
कैरेक्टर को, डीएनए के जितने भी कैरेक्टर हैं उन्हें सेटिस्फाई करता है। डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने एवोल्यूशन में अपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिए, लाइक कुछ थियरीज थी, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इन्होंने जर्नी भी की थी, काफ़ी बड़ी जर्नी थी इनकी, और एक शिप के थ्रू इन्होंने जर्नी किया था। गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे, वहाँ पे बहुत सारे मतलब वहाँ का जो भी फ्लोरा था, फौना था, उसे एक्सप्लोर किया और कुछ वहाँ से रिलेटेड थियरीज थी। मेंडल ने क्या किया? इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। तो ये एक प्रेस्ट थे, चर्च में पादरी थे, चर्च में काम करते थे और वहीं पे अपना रिसर्च भी करते थे। इनका जो काम था वो पी प्लांट पे था, पाइसम सटाइवम पे, और वहाँ पे अपने इन्होंने 3 लॉज दिए अलग अलग जेनेटिक्स में, और इन्होंने मतलब जेनेटिक्स की जो शुरुआत की वो मेंडल से ही हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सैंगर एंड निकोलसन, रॉबर्टसन, डैनियल एंड डेफसन, वॉटसन एंड क्रिक। तो सैंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाइलेयर स्ट्रक्चर जो है वो दिया था। तो इसमें इन्होंने बताया था, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, कि जो लिपिड है एक समुद्र की तरह है, लाइक ओशियन, और ओशियन में क्या होते हैं? आइसबर्ग्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, किसके? आइस के, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखा ही होगा, ज़रूर देखा होगा, तो उसमें जो जहाज़ है वो टकरा जाता है, किससे टकराता है? बर्फ़ के पहाड़ से टकराता है और 2 हिस्सों में टूट जाता है। तो वैसा ही कुछ हमारे सेल का भी जो स्ट्रक्चर है, जो लिपिड बाइलेयर है, मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है कि समुद्र जैसा लिपिड है और उसके बीच बीच में आइसबर्ग्स की तरह कहीं कहीं पे प्रोटीन लगे हुए हैं। ठीक, सपोज ये सिंपल डायग्राम में बना रहा हूँ, ये लिपिड बाइलेयर है और इसी में कहीं कहीं पे क्या हुआ है? प्रोटीन यहाँ पे कहीं कहीं पे लगे हुए हैं आइसबर्ग्स की तरह। जैसे समुद्र में आइसबर्ग्स तैरा करते हैं इधर उधर, वैसे ही प्रोटीन यहाँ पे फ्लोट कर रही है, मतलब इसमें एम्बेडेड है, धसी हुई है। अब ये लिपिड जो है ये बाइलेयर है, ठीक, और इनका जो हाइड्रोफिलिक एंड है, जो वाटर लिविंग एंड है, वो बाहर की तरफ है, हाइड्रोफिलिक, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। तो क्या हो रहा है कि दोनों सरफेस जो वाटर के कांटेक्ट में है उधर हाइड्रोफिलिक एंड हो रहा है, और जो जहाँ पे वाटर नहीं है वो हाइड्रोफोबिक एंड बना रहा है। ठीक, तो ऐसा कुछ मॉडल था जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, और ये भी मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है जो आज तक जिसे माना जा रहा है, सही माना जा रहा है। रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक, यूनिट मेम्ब्रेन ने इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि प्रोटीन जो होती हैं वो 2 लेयर बनाती हैं और उनके बीच में क्या है? लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक, मतलब कि इन्होंने टोटल 3 लेयर में ये जो मेम्ब्रेन है इसे बताया था। डैनियल और डेफसन ने भी कुछ ऐसा ही मॉडल दिया था जहाँ पे 3 लेयर्स थी, बट एक जो अलग बात इनकी थी डैनियल और डेफसन की, कि ये बता रहे थे कि जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, यहाँ पे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक, बट रॉबर्टसन ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बताया था कि एक दोनों तरफ क्या है? प्रोटीन की मेम्ब्रेन है और उनके बीच में लिपिड बाइलेयर लाई करती है। और डैनियल और डेफसन ने बताया कि जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है और बीच में क्या है? लिपिड बाइलेयर लाई करती है। बट सैंगर और निकोलसन ने बताया कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है और उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे प्रोटीन लाई करती हैं। राइट, जो वॉटसन और क्रिक थे इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज। तो लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस। तो सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो लाइसोसोम का फंक्शन होता है। कैसे फंक्शन होता है? क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैरी करता है, पहले ही बताया मैंने। और ये जब ऐसी कंडीशन आती है, कहीं पे मान लो सपोज कुछ हार्म हो गया या फिर कोई ऐसा पैथोजेनिक अटैक हो गया, तो ये क्या करता है? पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है। या फिर कुछ ऐसा पैथोजन आ गया, उसको ये अपने में फ्यूज़ कर लेता है, ऑटोफेगोसोम बनता है, और वहाँ पे क्या होता है? ये जो लाइसोसोम है या जो वैक्यूल है
जहाँ पे वो पैथोजन प्रेजेंट है, इनक्लोज्ड है, उसे अपने अंदर ले लेता है और उसे डाइजेस्ट कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है राइबोसोम से रिलेटेड है। एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन से हैं? राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जिसमें 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर एंड इनर। लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। नाउ सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, लोअर प्लांट, हायर प्लांट, प्रोटोजोआ। तो हायर प्लांट्स जो होते हैं इनमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे, अब सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है? सेल डिवीजन के वक्त स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनता है जिसके थ्रू क्या होता है, क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स वो अपोजिट पोल पर खींचकर चले जाते हैं। राइट, तो ये जो होता है वो सेंट्रियोल्स हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। एनिमल्स, लोअर प्लांट्स और प्रोटोजोआ में प्रेजेंट होते हैं। नाउ द साइट ऑफ राइबोसोम असेंबली इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप। तो साइट ऑफ राइबोसोम असेंबली जो है वो न्यूक्लियोलस है। क्यों न्यूक्लियोलस है? क्योंकि न्यूक्लियोलस एक कंडेंस रीजन होता है डीएनए का न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आरआरएनए ट्रांसक्राइब करता है। क्या ट्रांसक्राइब करता है? आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, और ये राइबोसोमल आरएनए यहीं पे प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, और यहीं पे राइबोसोम की असेंबली होती है। राइबोसोम के असेंबली का मतलब होता है, मतलब कि एक साथ इकट्ठा होना, मिलना एक साथ। ठीक है, तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन, यही चीज कहलाता है राइबोसोमल असेंबली। ठीक, यही है राइबोसोमल असेंबली। अब यहीं पे राइबोसोम जो होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है, आरआरएनए होता है। ठीक है, उसके साथ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को या न्यूक्लियस को इनक्लोज किए हुए, जो डीएनए को इनक्लोज किए हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनेल मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन्स? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम। तो गोल्गी एपरेटस जो होते हैं वो ऑर्गेनेल ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैकेज करता है, पैकेजिंग करता है। तो इन सब का मतलब क्या है? शॉर्टनिंग, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन। तो जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ट्रांसलेशन के दौरान, वो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, शॉर्टनिंग होती है। शॉर्टनिंग का मतलब कहाँ पे उसे भेजना है। ठीक है, शॉर्टनिंग या ट्रैफिकिंग एक ही चीज़ है। तो मॉडिफाई का मतलब उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जोड़ी जाती हैं, कुछ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन्हें हटाना, मॉडिफाई करना। ठीक है, तो माइरस्टाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मॉडिफिकेशन होती हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ये मतलब गोल्गी एपरेटस में भी होती हैं। तो इसी की बात की जा रही है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो होता है वो गोल्गी एपरेटस में होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारा कुछ हम लोग बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। नाउ तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सब के लिए, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी से बिलोंग करते हैं, हिंदी बैकग्राउंड है आपका, तो आपके लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च हो चुकी है। ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि अभी तक जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ थी वो सारी इंग्लिश में थी, और मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज़ जो भी लोग प्रोवाइड करते हैं वो सारी जनरली इंग्लिश में ही होती हैं। तो ये हमारे यहाँ एक एडिशनल फीचर लॉन्च हुआ है जो कि आपको हिंदी में मिलने वाला है, सारा कुछ, पूरा कंटेंट, पूरा टेस्ट सीरीज़। तो आप इसे ज़रूर लें, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा ये बेहतर बनाएगा। और यहाँ पे हम आपको नोट्स के साथ साथ MCQs, PYQs और क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि सिर्फ 699 में है, और आप इसे ज़रूर बाई कीजिए, और हमारे ऐप के थ्रू ही आप बाई कर पाएंगे। हमारा ऐप है STD क्लिक इंडिया ऐप। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द इंडोसिम्बायोटिक थियरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इंडोसिम्बायोटिक थियरी क्या होती है और इससे ये किसकी ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड
क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब सिर्फ इतना है, ये हमारी एक लेक्चर भी पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शॉर्ट में, मतलब आपका क्रिस्प जो है सारा कुछ वहाँ पे समझाया गया है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि एंडोसिम्बायोसिस का मतलब होता है कि कोई एक सेल जब दूसरे सेल को इंगल्फ कर ले, और वो सेल जिस सेल को उसने इंगल्फ किया है वो तो डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, बट फिर भी उसमें परसिस्ट रह जाए, किसी कारण बस वो डाइजेस्ट ना हो, उसी में सर्वाइव कर जाए, तो इसे हम एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। यानी कि एक सेल जो है, एक बड़ी सेल, उसके अंदर एक छोटी सेल रह रही है। जो छोटी सेल है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन आज हमारे सेल का ऑर्गेनेल बने बैठे हुए हैं, सेल का हिस्सा बने बैठे हुए हैं, और कितना वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं ये आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। सोचिए फोटोसिंथेसिस जो कि कितना बड़ा प्रोसेस है, जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। मतलब ये प्रोड्यूसर है, दुनिया टिकी का मतलब इसने सर पे नहीं ले रखा है, लेकिन ये क्या करता है, प्रोडक्शन का काम करता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। किसकी हेल्प से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, क्योंकि सारा जो भी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस वो यहीं पे चल रहा है, तो पूरा ये प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, और इन्हीं पे जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं वो डिपेंड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, डीएनए, लिपिड, आरएनए। तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, वो लाइसोसोम है, क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करता है, कैरी करता है, और जब भी लाइसोसोम फटता है या फिर किसी वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होता है, तो जहाँ कहीं भी वो पहुँचता है वहाँ तबाही मचा देता है। मतलब उस सेल को डाइजेस्ट कर देगा, या फिर वैक्यूल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होगा उसे डाइजेस्ट कर देगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देगा, उसको ब्रेक कर देगा, खत्म कर देगा, तोड़ फोड़ के बराबर कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो ये तो सबको पता है, हमने सेल थ्योरी में से डिस्कस भी किया है। सेल से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। नाउ क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड लिपिड, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड लिपिड, आरएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म होता है डीएनए का, जो भी क्रोमेटिन फाइबर है डीएनए है, वो जब हाईली कंडेंस्ड हो जाता है तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, या फिर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक कंडेंसेशन होता कैसे है, तो कंडेंसेशन जो होता है वो प्रोटीन की हेल्प से होता है, जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। कैसे प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक H1, H2, H3, H4। अब H2 जो होता है ये दो टाइप का होता है, H2A, H2B, H2A, H2B। तो ये कुछ 4 तरह का, मतलब कि 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन है। और ये 4 प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 तो होते हैं, ये क्या करते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, ये दो इनके सब यूनिट, H2 के 2, H2A की 2, H2B की 2, H3 की 2, H4 की 2, ये चार दो होते हैं जो डबल होते हैं, तो ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनाते हैं, 8 मिलके ऑक्टामर बनाते हैं, और इन्हीं के अराउंड डीएनए जो है वो रैप होता है, और हर इसके अराउंड डीएनए रैप होता है। और H1 जो है, हिस्टोन 1 जो है, वो लिंकर का काम करता है, लिंकर प्रोटीन का काम करता है। जब डीएनए रैप होता है हिस्टोन के अराउंड, तो उसे वहीं पे लिंक कर देता है, बांध देता है कि फिर से ये खुले ना। ठीक है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे, हुक, स्लाइड एंड सॉन। तो पुरकिंजे ने क्या किया था, ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है इसे कॉइन किया था। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर साइड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल वो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म को अगर एक साथ लिया जाए तो इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे।
और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं, राइट। नाउ हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। स्लाइडर एंड सॉर ने क्या किया था, सेल थियरी दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट होता है, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए। तो डीएनए भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, राइबोसोम भी होता है। यहाँ पे राइबोसोम जो होता है वो 70s टाइप का होता है, बट होता है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि ये खुद एक प्रोकैरियोट है जो कि अब इंडोसिम्बायोसिस के थ्रू हमारे सेल का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। तो इसे हम अलग नहीं मानते हैं, ये हमारे ही सेल का हिस्सा है, भले वो प्रोकैरियोट हो, और इसका खुद का डीएनए भी होता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। ये इस बात को प्रूव करता है कि ये कभी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था जो आज हमारे सेल का हिस्सा बन चुका है। नाउ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, तो इनहेरिट क्या होता है, या उसकी यूनिट क्या है जो इनहेरिट होता है। तो इनहेरिट क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या आरएनए है। नॉर्मली डीएनए होता है ज़्यादातर सेल्स में, जितने भी यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। आरएनए कुछ वायरसेस में पाया जाता है, और वहाँ भी कहीं कहीं पे डीएनए भी पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए के फंक्शनल यूनिट क्या है, तो जीन है। तो ऑब्वियसली जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होगा वो जीन ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से कंपोज्ड होती है, किस चीज़ से बनी होती है, अभी हम लोगों ने डिटेल में इसकी स्टडी थी। प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज, काइटिन, प्रोटीन, पेक्टिन। तो ये बनी होती है सेलुलोज से। काइटिन फंगस के सेल वॉल में पाया जाता है। प्रोटीन तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है, या फिर प्रोटीन का अलग अलग काम है। पेक्टिन जो है ये सेल वॉल में, ये भी प्लांट सेल का डिपोजिशन है, प्लांट सेल में ये डिपॉजिट होता है पेक्टिन। बट सेलुलोज में ये जो सेल वॉल होती है वहीं पे ये डिपॉजिट होता है, बट ये मेजर कंपोनेंट नहीं है सेल वॉल का, इसलिए इसे यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का उसे हम सेलुलोज कहेंगे। नाउ जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो चुकी है, और अगर आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस किया जाए तो आप वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, और फिर आपका ये जो प्राइस होगा वो 999 हो जाएगा, और ये चीज़ आप हमारे ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो हम सबको पता है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गोल्गी बॉडी जो है वो ट्रैफिकिंग के लिए या सॉर्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन्स की। राइबोसोम जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रिस्टी आर प्रेजेंट इन गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो क्रिस्टी जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ फोल्डिंग्स पाई जाती हैं ताकि जो सरफेस एरिया है इनर मेम्ब्रेन का वो बढ़ सके, ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ज़्यादा एरिया मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस का मौका मिले। इसलिए जो क्रिस्टी हैं मतलब कि ये मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती हैं और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती हैं इनर मेम्ब्रेन के। और जो भी ये ईटीएस चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही चलता है, हम सबको पता है ना। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो राइबोसोम होता है उसमें आरएनए होता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक, अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं प्लस आरआरएनए होता है, तो ये मिलकर क्या बनाता है, राइबोसोम। नाउ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू, तो ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले देख चुके हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्यों रफ होता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो स्मूथ है। यहाँ पे क्या है, राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए ये रफ है ना। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड
तो फंक्शनल सेगमेंट जो है डीएनए का वो जीन है। क्रोमोसोम का मतलब होता है जो डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म है वो क्रोमोसोम है। क्रोमेटिड का मतलब होता है जब ये जो भी डीएनए ये जब डबल हो जाता है, और जो क्रोमोसोम है डीएनए जब कंडेंस्ड होता है डबल होके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये क्रोमेटिड कहलाता है। और वहीं पे जब क्रोमोसोम डबल हो जाता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये क्या है, ये क्रोमेटिड्स हैं। एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है। तो ये दो अलग अलग क्रोमेटिड्स हैं, ये इसका हिस्सा है, ये तो दोनों, ये फिर दोनों क्या है, अलग अलग हो गई। ठीक है, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो ये क्या कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये दोनों जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक, तो ये एक हिस्सा जो है ये क्रोमेटिड कहलाएगा, और ये दोनों अगर इनको कॉम्परेटिव हम कहें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो होता है सेपरेशन होता है एनाफेज में, और एक एक सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे चली जाती हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दो सेल में बढ़ जाता है ना। और हिस्टोन जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जिनके अराउंड डीएनए रैप होता है ताकि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो सके, ये डीएनए जो है वो कंडेंस्ड हो सके ना। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्ट्रक्चर रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेगुलेट करता है इन एंड आउट, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर पोर जो होगा जो पैसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसी के थ्रू इन एंड आउट होगा मटेरियल का, जो भी प्रोटीन अंदर जानी है या अंदर से आरएनए बाहर आना है, तो इन सब चीज़ों का जो एक पैसेज होता है वो न्यूक्लियर पोर जो होता है वो प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब है जो न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट है। क्रोमेटिन का मतलब है जो भी डीएनए प्रेजेंट है क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में। न्यूक्लियोलस का मतलब है जो जहाँ पे कंडेंस्ड रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कंडेंस्ड पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जहाँ पे क्रोमेटिन सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होती है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। नाउ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, वायरस, एल्गी। तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हैं, बैक्टीरिया इनसे बड़े होते हैं। वायरस को हम लिविंग बीइंग में कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये खुद इससे सेल्फ डिवीज़न की कैपेबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है। तो ऐसी सेल्स या ऐसे एंटिटी जो सेल्फ डिवाइड नहीं कर सकती, खुद से डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं है, उसको हम ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म हर वो एंटिटी है जो खुद से डिवाइड कर सकती है। एल्गी जो है, एल्गी तो बहुत बड़ी होती है जो हमें नेकेड आइज से सीन होती है, देख सकते हैं हम। नाउ द स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ एक्टिन, टिब्यूनिन, मायोसिन, केराटिन। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो बना होता है किससे, टिब्यूलिन से। और ये स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करता है। जब पॉलीमराइजेशन होता है स्पिंडल फाइबर्स का तो माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, या जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब सेल का डिवीज़न होना होता है तो क्रोमोसोम को क्या करते हैं, खींचते हैं। एक्टिन मायोसिन जो है ये मसल्स में पाए जाने वाली प्रोटीन है, और केराटिन जो है ये हेयर्स में पाए जाने वाली प्रोटीन है। एक्टिन मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम है। टिब्यूलिन भी कुछ वैसा ही काम करता है, जब ये सेल का डिवीज़न होता है तो ये अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है किसको, क्रोमेटिड्स को, जिनका अभी हम पिछले क्वेश्चन में जिनकी बात की है, क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो उन्हीं को क्या करता है, सेपरेशन का काम करता है। नाउ विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड की सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। गोल्गी बॉडी जो होता है वो टारगेटिंग में या फिर ट्रैफिकिंग में या फिर शॉर्टनिंग में इन्वॉल्व होता है। पेरोक्सिसोम जो है वो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। लिपिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में या बीटा ऑक्सीडेशन में ये क्या है, इन्वॉल्व होता है पेरोक्सिसोम। ठीक है। नाउ इन यूकैरियोट्स डीएनए इज फाउंड मेनली इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसी के बेसिस पे ये जो यूकैरियोट हैं और प्रोकैरियोट हैं उनको डिवाइड किया गया है। जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। नाउ तो अगर आप अचीवा बैच लेना चाहते हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए है, तो आप ये बाय कर सकते हैं, और ₹499 में है, जहाँ पे MCQs, PYQs की एक टेस्ट सीरीज़ है जिसे आप लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नाउ हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लीवेनहोक, स्लाइडेंस।
तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। एंटोन वॉन लीवनहुक ने क्या किया था, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की थी। स्लाइडन और स्वान मिलकर ये सेल थ्योरी दिए थे। नाउ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रेना, स्टोमा, मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म। तो ग्रेना जो होता है, ये थैलाकॉइड जो होते हैं, ग्रेनल थैलाकॉइड, इनमें क्या होता है, ये क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और यही क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है। ठीक। नाउ स्टोमा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड पार्ट है वो स्टोमा है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन चलती है। मैट्रिक्स का मतलब फ्लूइड पार्ट जो भी है। साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब जो सेल के अंदर फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंटेन्स इट्स ओन डीएनए। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो खुद का अपना डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एनिमल सेल की बात की जाए और प्लांट सेल की बात की जाए तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है, इसलिए ये दोनों सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं, क्योंकि इनका खुद का अपना डीएनए है। हालांकि सारे फंक्शन खुद के डीएनए पे इनके डिपेंड नहीं होते हैं, कुछ हमारे जीनोमिक डीएनए पे भी इनके फंक्शन डिपेंड करते हैं, और कुछ फंक्शन ये अपने खुद के कंट्रोल करते हैं जिन्हें इनका खुद का डीएनए कंट्रोल करता है। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम जो है ये सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास अपना कोई डीएनए नहीं है, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यह हमारे सेल के जो डीएनए है, जो जीनोमिक डीएनए है, उसी पे अपना फंक्शन इनका होता है। नाउ द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब जो भी हमारी बॉडी में जो भी नॉर्मल फंक्शन चल रहे हैं, लाइक एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, या फिर डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, जितना भी प्रोसेस है हमारी बॉडी में जो नॉर्मल चल रहा है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल की बात नहीं हो रही है, जो भी नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं वो सब फिजियोलॉजी के अंडर में आते हैं। पैथोलॉजी का मतलब होता है कि जो पैथोजन की स्टडी करते हैं। ठीक, पैथोजन की जो स्टडी करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, कभी हमें बुखार आता है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ब्लड सैंपल लेता है एक आदमी, मतलब डॉक्टर या फिर जो भी, और वो क्या करते हैं, पैथोलॉजी लैब को भेजते हैं। पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, जो भी पैथोजेंस होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। फिर वहाँ पे तो जब रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में ये पैथोजन है या फिर नहीं है। नाउ हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी का मतलब जो टिश्यू होते हैं उसे हम जब स्टडी करते हैं तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमेबल कह लीजिए या सेलेक्टिव परमेबल कह लीजिए, सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल एक ही चीज़ है। क्यों ये सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को परमिशन देती है इधर से उधर पार करने की। लाइक जब हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में क्या पढ़ते हैं, एक क्या है, एक बीकर है, उसके बीच में हमने अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, यहाँ पे क्या किया, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड भर दिया, इधर वाटर भर दिया। अब वाटर क्या करेगा, इधर से इधर मूव करेगा। देखिए वाटर सिर्फ मूव कर पाता है, ये सॉल्यूट पार्टिकल इधर से इधर मूव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, ये जो सॉल्यूट है इनके पार्टिकल को इधर से इधर आने में रोकता है। तो यही होता है। अब ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, और ऑस्मोसिस में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर वाटर है, इधर कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड भरा हुआ है, लाइक शरबत भरा हुआ है। अब क्या होगा, वाटर इधर से इधर मूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे, और वाटर का जो लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा। या फिर आपने देखा होगा जब बादाम भिगोते हैं आप, या फिर किशमिश को पानी में सोक्ड करके रखते हैं ओवरनाइट, तो क्या होता है, सुबह किशमिश फूली हुई नजर आती हैं, बादाम फूले हुए नजर आते हैं। तो क्या होता है उसमें, ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस चल रहा होता है। वाटर जो है वो मूव करता है कहाँ से कहाँ को, फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, या फिर पानी अपने खुद के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जो ऑस्मोसिस का एक कॉन्सेप्ट है ना, इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और अच्छे अच्छे लोग इसमें चित हो जाते हैं। तो सिंपल एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो ऑस्मोसिस होती है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। सपोज ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये बीकर है, ठीक,
बीकर में हमने क्या लगा दिया है, एक एसपीएम लगा दिया है। एसपीएम कहे तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड है, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। और ये क्या है, फ्लूइड है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक। अब वाटर क्या करेगा, जहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और जहाँ पे ज़्यादा है, तो कम की तरफ से ज़्यादा वाले की तरफ मूव करेगा। वाटर की बात कर रहा हूँ। वाटर जो है सोल्यूट के कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। या फिर सोल्यूट के, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, वाटर की। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ को मूव करेगा, यानी कि वाटर कहाँ से कहाँ को मूव करेगा, वाटर सोल्यूट जहाँ पे कम है उधर से सोल्यूट जिधर ज़्यादा है उधर को मूव करेगा। या फिर वाटर अपने खुद के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो अगर सोल्यूट की बात करेंगे तो सोल्यूट के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो ये वाटर है या सॉल्वेंट है वो मूव करता है। अगर इसके खुद के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, सॉल्वेंट के खुद के कंसंट्रेशन की, तो जो सॉल्वेंट का हायर कंसंट्रेशन है उधर से सॉल्वेंट अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये सिंपल ऑस्मोसिस है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए, इतना काफ़ी। नाउ न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर में ऐसा कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो एक फ्लूइड है। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग बाय लाइसोसोम इज नोन एज। तो सेल्फ ईटिंग को क्या कहते हैं, सेल्फ ईटिंग को, खुद की ईटिंग को ऑटोफेजी कहते हैं, ठीक, ऑटोफेगी। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कोई एक सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक दूसरा कोई सेल है। ये सेल क्या करेगी, अगर इसे इंगल्फ कर ले, अपने अंदर ले ले, यहाँ पे ले ले, फिर इसके बाद ये अपने आप अंदर चला जाए, तो क्या होगा, ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस चल रहा है, ठीक। ये एंडोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस भी ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे फैगोसोम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फैगोसोम का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, उसके थ्रू क्या हो रही है, एंडोसाइटोसिस हो रही है, तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है उल्टी कर देना। अभी जो इसने अंदर ले लिया है ना, इसे फिर से क्या करे, बाहर फेंक दे। ये क्या किया, इसने उल्टी कर दिया, इसे जो अंदर लिया था उसे क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, तो इसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब उसे निगल लेना और एक्सोसाइटोसिस का मतलब उसे उगल देना, सिंपल। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल आर एब्सेंट इन। तो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लाइक सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, राइबोसोम। तो राइबोसोम में ऐसा कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल जैसा या साइटोस्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसलिए राइबोसोम करेक्ट है। सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियोल में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। नाउ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम इज एटीपी सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने देखा कि जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ होता है, पेरोक्सिसोम में होता है। एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है, राइबोसोम की हेल्प से होती है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। नाउ क्रोमेटिन दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इज कॉल्ड। जो क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यूक्रोमेटिन कहेंगे। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं, ये लूजली बाउंडेड होंगे, लूजली बाइंडेड, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा, ये जीन का एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे जीन एक्सप्रेस होती है। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव रीजन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली, उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे, राइट। क्रोमेटिन एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये पार्ट, ये सेंट्रोमियर है, ठीक। नाउ इन प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प इन। तो प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। तो हमने देखा है जो प्लांट सेल में सेल वॉल जो होती है कहीं कहीं पे एब्सेंट होती है और एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। क्या बनता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो होता है
यही कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से अगर कंटिन्यू है तो उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या, इसका क्या फंक्शन होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। तो साइटोप्लाज्मिक जब कनेक्शन है तो कुछ प्रोटीन इधर से उधर चले जाएंगे, कुछ उधर से इधर चले जाएंगे, तो इस जो भी होता है कम्युनिकेशन चलता रहता है। नाउ तो अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, जो कि यहाँ पे हम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आप इसे अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के थ्रू ले सकते हैं। नाउ विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो ऐसा ऑर्गेनेल जो ट्रैफिकिंग में काम करता है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कौन सी प्रोटीन कहाँ जानी है। लाइक प्रोटीन राइबोसोम की हेल्प से सिंथेसिस हो रही है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे सिंथेसिस हो रही है। अब ये प्रोटीन कहाँ जाएगी, उसकी पैकेजिंग और बढ़िया से उसे पैक करके भेजने का काम जो होता है वो कौन करता है? ये गोल्गी एपरेटस करता है। तो ये ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस जैसे कि चौराहे पे खड़ी होती है, वो बताती है कि किसको किधर जाना है, कब रुकना है, कब जाना है, तो सारा काम ट्रैफिक पुलिस का होता है। तो वैसा ही गोल्गी एपरेटस का भी काम होता है, किस प्रोटीन को किधर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ये सारा कुछ गोल्गी एपरेटस डिसाइड करता है। हालांकि प्रोटीन के खुद के ऊपर सिग्नल प्रेजेंट होते हैं, उससे कहाँ जाना है वो खुद डिसाइड करती है, बट जो पैकेजिंग का काम होता है वो गोल्गी एपरेटस ही करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? इस फेज में होता है, सबको पता है, सिंथेसिस फेज। जीवन फेज जो होता है यहाँ पे बहुत विग्रस ट्रांसलेशन होता है। जो भी प्रोटीन्स बनती हैं वो जीवन फेज में मैक्सिमम प्रोटीन जो होती है वो बनती हैं, क्योंकि इस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। G2 फेज में क्या होता है? यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट होता है G2 फेज चेक पॉइंट, जो कि डीएनए डैमेज को चेक करता है। M फेज में क्या होता है? एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस होती हैं, सब फेजेस होती हैं M फेज की, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। नाउ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ हेल्प्स इन। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है प्रोटोजोआ में, या ये किस काम का होता है? डाइजेशन का, रेस्पिरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, आयनिक बैलेंस मेंटेन रखता है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है आयंस को मतलब जो आयनिक बैलेंस होता है सेल का, उसे मेंटेन रखता है, ऑस्मोलरिटी जो है वो मेंटेन रखता है, राइट। तो डाइजेशन जो होता है ये इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होती हैं जिसके थ्रू ये प्रोटोजोआ में, या फिर प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बाहर से ही डाइजेस्टेड फूड को इंगल्फ करते हैं, या फिर अगर अनडाइजेस्टेड फूड आया तो उसे अंदर जाके इनमें वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स, वहाँ पे इनका डाइजेशन होता है। रिस्पिरेशन के लिए ऐसा कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है स्पेसिफिक। यहाँ पे रिस्पिरेशन जो होता है वो सरफेस से ही होता है, जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहीं से रिस्पिरेशन होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ पे बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन का मतलब एमाइटोसिस, मतलब कि यहाँ पे माइटोसिस नहीं होती है। माइटोसिस में जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जैसी स्टेजेस होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। लाइक ये एक सेल है, सपोज आपने अमीबा देखा ही होगा, एक सेल है, क्या करेगी? इसमें एक न्यूक्लियस है, अभी जब इसे डिवाइड करना होगा तो सेल बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ सेल बढ़ जाएगी, और जो न्यूक्लियस होगा ये भी क्या होगा? लंबा हो जाएगा फैल के, ठीक। ये फैल के ऐसे लंबा हो गया, और यहाँ से बीच पे कट हो जाएगा, आधा न्यूक्लियस इधर चला आया, आधा न्यूक्लियस इधर चला आया, और 2 सेल बन गई, ऐसे होता है। इसे हम एमाइटोसिस कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक। नाउ हु गिव द टर्म सेल। तो सेल का टर्म किसने दिया था? जिसने सेल डिस्कवर किया था उसने सेल का टर्म भी दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया था। नाउ सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ। तो सेल वॉल जो होती है फंजाई में वो काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल होती है, और पेक्टिन और लिग्निन जो होता है ये भी प्लांट सेल में डिपोजिशन होता है इन दोनों का। नाउ द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज जीटीपी, एटीपी, सीटीपी, यूटीपी। तो एटीपी जो होता है वो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी होता है, और जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी इनके अंदर भी एनर्जी होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही ये तीनों अलग अलग फॉर्म इसके यूज़ होते हैं। बल्कि मतलब और जो नॉर्मली यूज़ होता है वो एटीपी हमेशा यूज़ होता है, बाकी के ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ट्राइफॉस्फेट ये नहीं यूज़ होते हैं। नाउ
इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर ऑफ टाइप। तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम किस टाइप का होता है? तो ATS टाइप का होता है। तो यहाँ पे 40S प्लस 60S मिलकर क्या बनाते हैं? ATS बनाते हैं। अब ये 40 और 60 तो 100 हो रहा है, तो यहाँ पे 80 ही क्यों आ रहा है? क्योंकि जो S है ना, ये क्या शो कर रहा है? ये शुडबर्ग कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। शुडबर्ग कांस्टेंट या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट होता है उसे बता रहा है। जैसे सपोज एक बॉल है, जो क्रिकेट मैच वाली बॉल जो हम खेलते हैं, वो एक बॉल है। ये बॉल समूची है। जब इसको आप जोर से फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो क्या होगा? ये दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। अगर इस बॉल को हमने कट कर दिया और अब क्या किया, ये एक हेमिस्फेरिकल हो गई, ठीक, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये बॉल थी और ये कैसे बन गई? अब ऐसी बन गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक। अब ये आधी आधी बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो उतनी डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगी ये। क्यों? क्योंकि अब इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। बॉल पहले कैसी थी? स्फेरिकल थी। इसमें फ्रिक्शन जो लग रहा था वो कम लग रहा था। फ्रिक्शन जो था, जो किसी मोशन को अपोज करता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, सबको पता होगा। अब जब भी स्फेरिकल थी तो स्फेरिकल होने की वजह से इसमें जो फ्रिक्शन था वो कम लग रहा था। और जब ये हेमिस्फेरिकल हो गई तब इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगने लगा, क्योंकि बॉल को जब आधा काट दिया गया तो ये हेमिस्फेरिकल हो गई। अब इसमें फ्रिक्शन जो था वो ज़्यादा लगने लगा। फ्रिक्शन ज़्यादा लगने लगा तो ये डिस्टेंस भी कम ट्रेवल कर पाएगी उतने ही फोर्स से अगर हम फेंकेंगे तो सेम चीज़ यहाँ भी होता है। क्या होता है यहाँ पे? जब ATS टाइप का होता है तो जब भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, जब अकेला होता है तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। मतलब कुछ ही RPM में क्या होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। जब भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो मान लीजिए ये 5000, सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्यूरेट वैल्यू नहीं मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 5000 RPM पे ही क्या हो रहा है, ये सेटल डाउन हो गया, ये ATS वाला जब अकेला था तो। बट इसको जब हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, इसके स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को अलग कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, ये जो शुडबर्ग कांस्टेंट था या जो सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट था वो बढ़ गया। अब वो पहुंच गया है लगभग 7000 पे, 7000 RPM पे। अब जब हम 7000 RPM पे इसे रोटेट करेंगे सेंट्रीफ्यूज को, तब ये जाके क्या होगा, सेटल होगा। क्यों सेटल होगा इतने पे? क्यों इसका बढ़ गया? क्योंकि अब दोनों क्या हो गए, दोनों सब यूनिट अलग हो गई। अब दोनों का अपना अपना क्या लग रहा है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लग रहा है, जिसकी वजह से इनका प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक। यहाँ पे आके कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जब एक साथ थी तो इन पे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से कम RPM पे ये सेटल डाउन हो जा रही थी। वहीं पे जब इनका सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गई, तो अपना अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगा और जो RPM था वो हमें बढ़ाना पड़ा उतने ही अमाउंट को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, सेटल डाउन करवाने के लिए। तो सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे 80S टाइप का होता है और जो प्रोकैरियोट में होता है वो 70S टाइप का होता है। ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक। तो ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 30 + 50 का होता है और यहाँ पे 60 + 40 का होता है, ठीक, राइट। नाउ हु प्रपोज्ड सेल लिनिएज थ्योरी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने बताया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले सेल है उसी से नई सेल अराइज होंगी। तो ये बताया था रुडोल्फ विर्शो ने, ठीक। स्लाइडरसोन ने क्या दिया था, सेल थियरी दी थी। मतलब इसी सेल थियरी में ये भी चीज़ इंक्लूडेड है, बट ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसे रुडोल्फ विर्शो ने दिया था। हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। नाउ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और ये स्टैक्स, ये क्या है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका हिस्सा है, ठीक है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये इसे हम थैलाकॉइड कह रहे हैं, ठीक है। अब ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कैसे अरेंज होती हैं, तो ये लैमेली के हेल्प से अरेंज होती हैं। ये अलग अलग थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये देखिए ये जो लैमेली है ये इन्हें क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो अलग अलग जितने भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हैं या ग्रेनम है, ये जो इसे हम पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेना कहते हैं,
जो पूरा थैलाकॉइड का एक स्टाक होता है उसे ग्राना कहा जाता है, और यहाँ पे लाइट रिएक्शन चलता है। ये जो पार्ट है, ये जो फ्लूइड पार्ट है, इसे हम स्टोमा कहते हैं, और यहाँ पे डार्क रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस की। तो लैमेली जो होती है वो क्या करती है, वही इस टेक्स्ट को अरेंज करती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स जो फ्लूइड पार्ट होता है, कहीं भी मैट्रिक्स का मतलब है फ्लूइड पार्ट, वो कुछ भी हो। अब मैट्रिक्स तो कॉमन टर्म है, अलग अलग जगह पे इस मैट्रिक्स के अपने अपने नाम होते हैं। नाउ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड। तो सेल डिवीजन के वक्त जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, आप बताएंगे कि ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और मैं जोड़ रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है उसके डिवीजन को क्या कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन, इन दोनों क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इन दोनों को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ज़रूर बताइएगा, राइट। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले विद डिटेल। तो हमने डिटेल में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और अच्छे से देखा ही होगा आपने, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं लास्ट तक, तो ज़रूर अच्छे से देख कर ही पहुँचे होंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए इन आंसर्स के साथ। ठीक है, आंसर ज़रूर होने चाहिए आपके, वो कैसे भी आप आंसर बताइए, आंसर बताना आपकी जिम्मेदारी है। सो कैसा लगा आपको ये सेशन, इन्फॉर्मेटिव रहा नहीं रहा, कैसा लगा वो सारी चीज़ें आप बताइए। आप और क्या चाहते हैं, अगर आपकी कोई डिमांड है तो हम लोग ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। कोई टॉपिक आपको चाहिए जो आप समझना चाहते हैं, जो टफ लग रहा है आपको और लग रहा है कि एग्ज़ाम के लिए अगर इसे पढ़ लें तो बेहतर रहेगा, तो बताइए। जो भी टफ टॉपिक है वो हम लेकर आएंगे, ज़रूर आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। हमारी पूरी टीम जो है, सबका यही एक मोटिव है कि आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए और आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करवाया जाए। तो होप आप सबको ये वीडियो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी और भी वीडियोस आती हैं, सीरीज़ आती है, लाइक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ आती है, और ये तो चल ही रहा है। तो सारा कुछ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, मतलब सारा कुछ आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपके प्रिपरेशन इन्हांस हो, इसीलिए सारा कुछ चलाया जा रहा है। सो आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पे अगर आप जीआईसी बायोलॉजी, जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारा स्टडी मटेरियल और पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि सिर्फ 499 में, जो कि इस समय 50% ऑफ पे चल रहा है। बहुत ही कम टाइम के लिए ऑफ़र है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो 50% ऑफ पे, बहुत ही मार्जिनल प्राइस है यार, 499। सोचिए आजकल तो ये कुछ भी नहीं है, और आपका इतना कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, तो आप इसे ज़रूर लीजिए एक बार। या आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे बहुत सारा मटेरियल फ्री भी पड़ा हुआ है, उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनके साथ साथ अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी चाहते हैं तो ये थोड़ा प्राइस आपको और पे करना होगा, जो कि 999 में है, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट, ये सारी डिटेल आप लिखी हुई है, आप सब कुछ देख सकते हैं। या फिर आपको हमारे इस पे आगे नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर के थ्रू आप जो भी आपके मन में कोई क्वेरी है, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी क्लिक इंडिया ही नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है उसे रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा कुछ चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरी है सारा कुछ आपको बताया जाएगा, बिल्कुल प्रॉपरली, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा आपको सारा कुछ। तो आप हमारे ऐप को लॉगिन कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तो वहाँ पे आपको ये सारा जो भी फ्री मटेरियल है वो ऐप से ही एक्सेस होगा आपका। और यूट्यूब चैनल पे तो बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स पड़े हुए हैं और कंटिन्यू चलते भी रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो, ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक ज़रूर पहुँचाइए। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। सो आपको होप अच्छा ही लगा होगा। सो गुड बाय, थैंक यू।